Okay, so to talk about the surface chemistry. जब इस चैप्टर की बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक सिंपल सिंपल से कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला कंसेप्ट है हमें देखना है वो है एड्सॉर्प्शन। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कॉलॉइड्स। तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास सरफेस कैटालिसिस। ठीक है, so these are the three concepts that we need to talk about: the adsorption, the colloids, the surface catalysis. Now, before we get any further, let's talk about why we are talking about surface so much. देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि शायद तुमने भी कभी सोचा होगा कि जब हम सरफेस की बात करते हैं, देन इन दैट केस कभी कभी हम ये बोलते हैं कि जब सॉलिड स्टेट जैसे कि आपने किया है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर हमने ये किया है कि देयर आर पार्टिकल्स, देयर इज एन इनफाइनाइट अरेंजमेंट। इनफाइनाइट अरेंजमेंट तो हर पार्टिकल के अराउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर व्हिचएवर कैन बी अकोमोडेटेड। बट देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन। देखो, ये इनफाइनाइट अरेंजमेंट कहने के लिए होती तो कभी नहीं है इनफाइनाइट अरेंजमेंट, होती तो हमेशा फाइनाइट अरेंजमेंट है। तो जब फाइनाइट अरेंजमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जाके अरेंजमेंट रुकेगी, और जहां ये जाके अरेंजमेंट रुकेगी वहां वाले पार्टिकल का क्या होगा। Now the particle at the corner, at the edge, at the surface, they are not going to have their valency completely satisfied. And therefore these species are going to have free valencies. The word for it is dangling valencies. Our free valencies are going to make the surface, the edge and the corners more reactive. And that is valid for all the states, all the substances, something like diamond, something like graphite. तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर भी जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, उनके अंदर भी डैंगलिंग वैलेंसीज हैं व्हिच हैव अदर एलिमेंट्स अटैच्ड टू इट, मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, दे आर अटैच्ड टू इट. And that is why we say the diamond and carbon are the purest but not absolutely pure allotropes of carbon. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज द प्योरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। उसका रीजन ये है कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन के अंदर कोई डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज विद द सरफेस। सरफेस के अंदर फ्री वैलेंसीज होती है, इसी वजह से जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है वो हमेशा सरफेस से स्टार्ट होता है, कॉर्नर से होता है, एज से स्टार्ट होता है। एंड द कॉर्नर्स आर द मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि कॉर्नर्स बिल्कुल पॉइंटेड है। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से सरफेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। In fact, any reaction taking place with the solid can be converted into surface chemistry. कोई भी रिएक्शन हम सरफेस केमिस्ट्री का मान सकते हैं। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री अपने आप में कोई रिएक्शंस नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ द सरफेस एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस। अब जब हम सरफेस की बात करते हैं, देखो दो टर्म्स हमारे पास हैं। एक है हमारे पास एडसॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। जब हम इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दोनों के अंदर सिवाय एक पॉइंट के कोई डिफरेंस नहीं है। Adsorption is the surface phenomenon, whereas absorption is a bulk phenomenon. That's the only difference. कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, कोई रिएक्शंस का डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। जब एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इन दैट केस इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Now this aluminum oxide coating is formed on the surface and it covers the surface so as to prevent any further reaction. So the concentration of oxygen is the maximum on the surface, and as we move away from the surface towards the bulk, the concentration drastically decreases and it actually becomes zero. Clear? So this reaction remains at the surface. On the other hand, same reaction हम आयरन के साथ बात करते हैं। आयरन है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, Fe2O3 बना दिया। अब ये जो Fe2O3 है, दिस इज अ फ्लेकी कंपाउंड। ये फ्लेक कर जाता है, ये गिर जाता है। अब जब ये फ्लेक करके गिर जाता है, then in that case this Fe2O3 is going to expose a new surface. रिएक्शन स्टार्ट सरफेस से हुआ था, लेकिन रिएक्ट करते 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 पूरे बल्क में चला जाता है। अब अगर हम उस सिस्टम को देखते हैं, then in that case the concentration of oxygen is almost uniform throughout the bulk, and then it becomes absorption. Clear? So that is the difference. दोनों ही केमिकल रिएक्शंस है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों के अंदर ही रिएक्शन बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आयरन को अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ उसके अंदर आयरन को डिप कर देता हूँ, देन इन दैट केस जो आयरन ऑक्साइड सरफेस पे बना है वो फ्लिक नहीं करता, वो चिपक जाता है। नाउ दैट इट बिकम्स एडसॉर्प्शन बिकॉज़ इट रिमेंस एट द सरफेस। तो एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक अंतर है, एंड दैट इज
the reaction stays on the surface or goes into bulk. अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. Let's say we talk about the example of SiO2. Let's say we talk about silica gel. Silica gel is a dehydrating substance, and in the same manner another dehydrating substance is CaCl2. अगर हम सिलिका जेल और CaCl2 का सेम मास लेते हैं, then in that case सिलिका जेल कितना वाटर रिमूव करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि what is its state of division. On the other hand, कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ मास डिपेंडेंट है, इसको स्टेट ऑफ डिवीजन से इसके वाटर रिमूवल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो we say calcium chloride is bulk phenomenon and this is the surface phenomenon, क्योंकि जब state of division हम change करते हैं तो surface change होता है. तो that is what we have a silica gel. तो ये हमारे पास इन दोनों का फर्क है, ये एक surface phenomenon है, ये एक bulk phenomenon है. तो इसके अंदर adsorption है, इसके अंदर absorption है. So that is what we understand. ये साइज डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है. हाँ जी, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बिंग सरफेस और उसमें क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब करना समझा दोबारा. मैम अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर वो इतना छोटा होना चाहिए मॉलिक्यूल कि उसके लार्जेस्ट से थ्रू पास कर सके. नहीं, बात पता क्या होती है, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो आपने जब हमने रस्टिंग की बात की, आयरन की रस्टिंग की बात की, चाहे कैल्शियम क्लोराइड की बात की, तुमने एक बात नहीं देखी कि उसका लैटिस टूटता चला जा रहा है. आयरन ऑक्साइड जब बनता चला जा रहा है तो आयरन का लैटिस टूटता चला जा रहा है, इट डजंट रिमेन इंटैक्ट, इट ब्रेक्स अपार्ट. तो इसलिए पार्टिकल का साइज तो इंपॉर्टेंट नहीं है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, then in that case कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी when we find that the water उसके अंदर रिमूव आता चला जा रहा है, then in that case कैल्शियम क्लोराइड का लैटिस भी टूटता चला जाता है. कैल्शियम क्लोराइड भी ब्रेक होता चला जाता है और धीरे धीरे वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. तो इस वजह से साइज का कहाँ मैटर रह गया, लैटिस ही टूट गया जब. क्लियर. CaCl2 अनहाइड्रस है और हाइड्रेटेड है, तो कैल्शियम आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, लैटिस खत्म. तो इस वजह से साइज इंपॉर्टेंट नहीं है. साइज इंपॉर्टेंट होता है मे बी इन एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में नहीं. फाइन, समझ में आ गए. अब हम सिर्फ बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की. जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं then in that case एड्सॉर्प्शन is two kinds. मेनली हम उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं. अच्छा, डिफाइन करते हुए we talk about the attractive forces between the particles. देखो एड्सॉर्प्शन कई तरीके का हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में we are going to talk about only one kind of adsorption, and that is adsorption of a gas on surface of a solid. That is what we are going to talk about. Adsorption of a gas on the surface of a solid. That's it. उसके अलावा हम किसी adsorption की बात नहीं करेंगे. Okay. Now, when we talk about adsorption of a gas on the surface of the solid, we are having something called adsorbate. The substance which gets absorbed is called adsorbate, and the substance which on the surface of which the adsorption takes place, it's called adsorbent. Clear? अब adsorbent और adsorbate के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है उनके बेसिस पर we define the adsorption in two ways. One is called the physical adsorption and the other one is called the chemical adsorption. Now the physical adsorption और chemical adsorption के बीच का जो difference है, that is decided on the basis of attractive forces. Physical adsorption, the attractive forces are weak van der Waals forces, dipole-dipole interaction, or at the most hydrogen bonding. So these are what we call as physical adsorption. Then we talk about chemical adsorption. जब हम chemical adsorption की बात करते हैं तो chemical adsorption में obviously the attractive forces are going to be chemical forces, something like covalent bonds, something like ionic bonds, and maybe even metallic bonds. So that is what we call as chemical adsorption. अब जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी कम है तो ऑब्वियसली इनके अंदर एनर्जी चेंज भी कम होगा, और अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो एनर्जी चेंज भी ज्यादा होगा.
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी चेंज इज समथिंग लाइक 4 to 40 kilojoules per mole. On the other hand, यहाँ पर chemical absorption में the energy change is greater than around 200 kilojoules per mole. So that is the energy change, energy difference between the two. अब एक और बात, जब हम इस फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बॉन्ड बनते हैं, इसमें कभी बॉन्ड टूटते नहीं है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए, इट्स मोर लाइक एडिशन. तो दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. मोस्ट ऑफन केमिकल एब्जॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक ही होता है, लेकिन देयर आर बॉन्ड्स व्हिच आर बीइंग ब्रोकन. अब ये कोई डायरेक्ट ये कोई जरूरी तो नहीं है कि जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो बॉन्ड बनने वालों से वीक ही हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो स्ट्रांग है, जो बॉन्ड बन रहे हैं वो वीक है. तो द केमिकल एब्जॉर्प्शन may be in certain specific cases endothermic. Is it clear? तो it could be endothermic, but mostly it is exothermic. Normally जब हम absorption की बात करते हैं, अगर example में ये आ जाता है कि the absorption is exothermic, तो exothermic को हम correct मान लेते हैं. Other than the exception. Exception क्या है? The absorption of hydrogen on the surface of glass. जब surface of glass पे hydrogen absorb होता है, then in that case हाइड्रोजन के बीच का जो single bond है वो बहुत ही ज़्यादा strong है, उसको break करना आसान नहीं है. ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है, ग्लास के ऊपर उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो जाता है. तो फिर तो जैसे अगर निकल है तो फिर उससे भी एंडोथर्मिक होगा, हो सकता है. अब यार देखो, जो एग्जांपल मुझे दिया गया है मैं उससे आगे बोल नहीं सकता. क्लियर? तो आई एम नॉट दैट मच श्योर कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. अब मुझे उसका डेटा चाहिए और डेटा मेरे पास है नहीं, तो तुम्हें कहीं मिलता तो चेक इट आउट. तो यहाँ पे हम अगर H2 और ग्लास की बात करते हैं, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये रिएक्शन हो ही क्यों रहा है. हमारे पास दो ही फैक्टर है, एक डेल्टा H और एक डेल्टा S. तो ऑब्वियसली अगर वो डेल्टा H से फेवर्ड नहीं है तो डेल्टा S से फेवर्ड होगा. और वो डेल्टा S से कैसे फेवर्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है, जो एक रेगुलर ऑर्डर है, दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पे एंट्रोपी फेवर्ड हो जाता है. तो दिस इज द वन एब्जॉर्प्शन जो एंट्रोपी फेवर्ड है, अदरवाइज द एब्जॉर्प्शन आर एंथैल्पी फेवर्ड. ये जब एग्जॉर्ब हो गया तो फिर एसआई के साथ बॉन्ड बनाया था, तो फिर वो वापस डेल्टा वो नहीं हो जाता नेगेटिव. बॉन्ड तो बना गया, लेकिन जो हाइड्रोजन के पीछे जो ऑर्डर है वो जो मिस हुआ है. तो एंट्रोपी वही बात है ना कि एंट्रोपी इज नॉट जस्ट गैसियस और सॉलिड, एंट्रोपी इज अरेंजमेंट. तो वो सारी चीजें बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आती है, वो इतना सिंपल नहीं है. ओके, तो वहां पे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो एटम्स को बहुत ज्यादा स्टेबल रखता है. आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर जब हम उसकी वाइब्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, वी जनरली डोंट इवन टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम बीइंग वाइब्रेटेड बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो इस वजह से वहां पे एंट्रोपी का चेंज काफी ड्रास्टिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ओके, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी. अब एक और बात, अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, तो एक बहुत सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि ऑल द, इसको अगर छोड़ दें तो ऑल द एब्जॉर्प्शन आर एंट्रोपी नॉन फेवर्ड. any reaction which is entropy non favored, it is going to become favorable at a low temperature, but at high temperature it is going to become non favorable. तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये उल्टा चला जाएगा एट हाई टेम्परेचर, और अगर ये उल्टा चला जाएगा एट हाई टेम्परेचर, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन. क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट है, डीसॉर्प्शन करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. जो भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के अंदर रिलीज हुई है उतनी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो डीसॉर्प्शन हो जाएगा. अब मजेदार बात यहाँ ये आ जाती है कि जब हम डीसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो this energy when it is provided, it is not going to affect the adsorbent. ये adsorbent को affect नहीं करेगी. Adsorbent is a chemical species. उसके अंदर या तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या मेटलिक बॉन्ड्स है.
अब कोवेलेंट आयनिक मेटलिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ 4 to 40 किलो जूल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो अगर मैं इतनी एनर्जी देता हूँ तो उसकी एनर्जी को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये 200 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ which is similar to a chemical bond, then in that case इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पे पता चलेगा कि एड्सॉर्बेंट भी डिकम्पोज हो गया। अब एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे ऑक्सीजन का एड्सॉर्प्शन, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगर हम इसको हीट करके रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, देन इन दैट केस पता चलता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट से एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो व्हेन वी ट्राई टू हीट इट, वी ट्राई टू डिकम्पोज इट, पता चलता है एल्यूमिनियम पूरा इवेपोरेट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कुछ नहीं हुआ। And that is why the term turns out to be that chemical adsorption is irreversible. Okay? किसी केमिकल मीन से ऑक्साइड लेयर को नहीं हटा सकते। उसके लिए तो सीधा सैंड पेपर लेके घिस दो, खत्म, काम खत्म। उस केमिकल मीन की भी क्या जरूरत है? बट हटाना और रिवर्स करना दो अलग अलग चीजें। हटाना तो मेटल लॉस हो जाएगा। नहीं, देखो हटा दिया या रिवर्स कर दिया, बट फर्क समझो ना इस बात को। तो इट इज नॉट रिवर्सिंग इट, इट इज जस्ट रिमूविंग इट। हो गया, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। कोई केमिकल मीन्स या फिजिकल मीन की कहाँ जरूरत है? सैंड पेपर लेके रगड़ दो, खत्म, सरफेस को हटाना है। okay. तो प्लीज अंडरस्टैंड, तो इसी वजह से हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। अच्छा, जब हम केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमारे पास छोटे से कुछ ग्राफ आ जाते हैं। ओके, ओके। जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के ग्राफ की बात करते हैं और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं समथिंग कॉल्ड x by m. x is the amount of adsorbate and m is the mass of adsorbent. सर ये अमाउंट किस यूनिट में लेता है? Generally moles, पर ये कोई जरूरी नहीं है। You can take it in grams also, you can take it in moles also, you can take it even in volume. तो वो किसी भी टर्म्स में आप ले सकते हो, इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे हम एक ही पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट की बात करेंगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकन्वर्टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x है, मोस्ट ऑफन इट इज इन मोल्स, एंड m इज मास। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जितना भी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑफ नियरली द सेम साइज। तो इस वजह से जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली। हाँ, जैसे जैसे मास, तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली। तो उसे चेंज भी तो कर सकता है। इसमें कुछ सरफेस एरिया का अलग से भी फैक्टर आना चाहिए। आना तो चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग इट। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई हमें 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, और 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल या फिर 10 ग्राम लेट्स से सिलिका चाहिए। अब 10 ग्राम सिलिका की अगर मैं बात करता हूँ, देन इन दैट केस किसी ने आपको इतने छोटे छोटे पीस दिए, 1 ग्राम के इतने छोटे छोटे पीस दे दिए, 10 ग्राम में एक बड़ा पीस दे दिया। अब वो 10 ग्राम में उसने अगर बड़ा पीस दे दिया, देन इन दैट केस सरफेस एरिया 1 ग्राम का शायद 10 ग्राम से ज्यादा आ जाएगा। तो फिर तो हमारा एड्सॉर्प्शन का पूरा फंडामेंटली फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मानकर चला गया है कि जब हम 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, सब्सटेंस के मास की बात कर रहे हैं, then in that case we are not changing the size of the particles. It remains the same. So that the surface area becomes directly proportional to the mass. मास अगर डबल करोगे surface area डबल, मास अगर ट्रिपल करोगे तो surface area ट्रिपल। तो ये मान के चलना पड़ेगा। अगर ये आप मान के नहीं चलोगे, then in that case आप सारा का सारा सिस्टम बर्बाद कर दोगे। एंड जैसे कि होता ही है, एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, जब भी कोई हम स्टडी करते हैं, देन इन दैट केस ये अंडरस्टूड है, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट वन वी आर स्टडीइंग आर बीइंग केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम उसके मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस एवरीथिंग एल्स हैज टू रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं कि आपने चारकोल के साथ नॉर्मल एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स कर दिया
या फिर आपने वुड चारकोल के साथ ब्लड चारकोल मिक्स कर दिया है, बोन चारकोल मिक्स कर दिया, मिक्सचर इज नॉट अलाउड, सब गड़बड़ हो जाएगी। आप एक चीज कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और सेम स्ट्रक्चर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर गड़बड़ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वी प्लॉट समथिंग कॉल्ड टेम्परेचर, तो दिस बिकम्स isobars. We are keeping the pressure constant, pressure of the adsorbate, adsorbate is a gas, okay. So जब हम physical adsorption की बात करते हैं, तो we find that physical adsorption gives us a graph like this. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाता है। सर हमने कांस्टेंट क्या रखा था? प्रेशर। एक तरह से ये समझो ना बेटा कि देखो ये सारी की सारी चीजें इक्विलिब्रियम बेस्ड है। अगर आप मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा करते हो, देन इन दैट केस द रिएक्शन इज गोइंग टू गो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन मोड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट इज द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेट। अब अगर आप एडसॉर्बेट का प्रेशर इंक्रीज कर देते हो, देन इन दैट केस वेरी ऑब्वियसली द रिएक्शन इज सपोज्ड टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड देयरफॉर फिर वही बात है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा तो ये ग्राफ नहीं आएगा। सर तो फिर इसमें प्रेशर, तो फिर इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज करा, इसमें वॉल्यूम भी तो इंक्रीज करा, फिर वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज कर रहा है? मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो या तो फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करा होगा क्या? अरे यार क्या करना चाह रहे हो भाई? बात ये है कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, ये कंटेनर है, हाँ। इस कंटेनर के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल पिस्टन लगी हुई है। अब यहाँ पर हमने वो गैस को फिल कर दिया जिसको भी एब्जॉर्ब करवाना है। अब यहाँ पे वो एब्जॉर्बेंट का सरफेस है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब इसके ऊपर गैस है तो अब हमने इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द प्रेशर इज गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट, क्योंकि पिस्टन इज गोइंग टू मूव अप एंड डाउन, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम ओवरऑल सिस्टम का बड़ा हो गया, लेकिन सरफेस ऑफ दिस इज रिमेनिंग द सेम। क्या चीज चेंज होगी? अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो गैस की कंसंट्रेशन कम हुई होगी, बिल्कुल कम हुई होगी। तो अगर गैस की कंसंट्रेशन कम हुई होगी तो फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ गैस हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट। इज इट क्लियर? ये बात है। तो मतलब कि गैस का फिर हम वॉल्यूम वेरी करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। देखो बेटा बात पता है क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस एडसॉर्बेंट। वी कैन जस्ट कीप ऑन, हमारे पास ये एडसॉर्बेंट है, हमने इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया है। अब इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे, इसके ऊपर से एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाएगा, दैट्स व्हाट वी कैन से। अब ये जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी गैस का सिस्टम हीट हो रहा है, फाइन है ना? तो दैट कैन बी द केस, ये जरूरी भी नहीं है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो। बट इन any case whether the volume increases or not, whatever it happens, it remains, the graph turns out to be this। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इस देखो टाइप मुझे की मैथ्स नहीं फिगर? आता, मैं मुझे मैथ्स नहीं आता, बस ये तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज नॉर्मल कर्व है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, फॉर्मूले में आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। एम आई क्लियर? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट वेयर आई डोंट नो। तो इसलिए देखो मेरे भाई बेटा सीधी सीधी बात ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं की, और बुक के अंदर ये वर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं लिखा हुआ, परहैप्स दे हैव लेफ्ट इट ऑन द बेसिस कि ये जो तुमने सवाल मुझसे पूछा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन इन दैट केस वहां पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस हैज डिक्रीज्ड, चाहे प्रेशर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, क्लियर, फर्दर द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। अब हमें ये नहीं पता ये इफेक्ट किसका है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें दो तरीके बता दिए एक्सपेरिमेंट करने के। एक तरीका ये है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ एडसॉर्बेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करें। अब वो दोनों तरीके डिफरेंट हो गए, तो दोनों तरीके में ग्राफ तो सेम नहीं आएगा। अब मुझे क्या पता है ग्राफ उन्होंने कौन से बेसिस पे बनाया, क्योंकि उन्होंने तो एक आध टेम्परेचर इंक्रीज करो ग्राफ ऐसा आता है। अब हाउ डू आई नो?
मे बी एट हायर स्टडीज अगर आप उसकी बात करेंगे जिसने इसको पूरी तरह स्टडी किया है, तो वो फिर उसके अंदर पूरा अपने पीएचडी थीसिस में लिखेगा कि इतना टेम्परेचर इस तरीके से इंक्रीज किया गया, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अगर हमने इसको ऐसे इलेक्ट्रिकली हीट किया तो ऐसे हुआ, अगर हमने पूरे सिस्टम को हीट कर दिया तो ऐसे हुआ। तो वो सारी की सारी चीजें आ जाती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये टर्म बोलूंगा नहीं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि तुम उसके बाद उसका फॉर्मूला पूछ लोगे, वो तो तुम पूरा बदतमीज, तो फॉर्मूला पूछे बिना मानोगे नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या है, बताइए इक्वेशन क्या बताए, बिकॉज यू हैव मैथमेटिकल बेंड, यू डोंट हैव अ केमिकल बेंड। और मेरे जैसा केमिस्ट फंस जाएगा तो क्या फायदा, मुझे फंसने से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं फंसता। ओके, समझ आ गई ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल सी बात ये है कि ऐसे कर्व आता है। अब देखो यहाँ पे जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट x by m, and again we are going to talk about the temperature, but in chemical adsorption the graph turns out to be a bit different, and the graph turns out to be like this, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। I think you can actually give me the reason why it happens in this manner. It's in the activation energy. Perfect. Chemical adsorption is a chemical reaction. Chemical reaction does not take at absolute zero because it has to have certain bond breaking, and that is why the increase in temperature is required to allow for the activation energy. Initial increase in temperature increases the adsorption, and then the entropy factor kicks in and then it decreases. Okay, so that is what we have as chemical adsorption. अब देखो तुम्हारे जैसे सनकी इंसानों को ये भी देखो, तुम्हें गालियां देता जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा भरोसा नहीं है तो कुछ भी पूछ सकते हो, वो ये देखो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ इस मामले में, तो मेरे पास ये फालतू के सवाल है। वो सवाल ये हो सकता है कि भाई आपने ही तो बोला था केमिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, तो फिर ये नीचे कैसे आ गया, ये तो रिवर्सिबिलिटी है था, डिक्रीज कैसे हो गया रिवर्सिबल। केमिकल एड्सॉर्प्शन में x by m कम हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज इट डीसॉर्प्शन, व्हाट इज इट, कुछ भी नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं? मैं सीधे सीधे ये पूछ रहा हूँ कि केमिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ डिनोट? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कम हो रहा है, कम हो रहा है, व्हाट डज दैट कम हो रहा है डिनोट? रिवर्स हो रहा है, क्या हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एड्सॉर्प्शन अगर हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। बात ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो एड्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको रख के हीट नहीं कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे लाके शुरू कर फिर एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं। क्लियर, ये कंसेप्ट है इसका। ओके, नाउ so that is what we have as the graph of the chemical and the physical adsorption. Okay. अच्छा, अब एक और बात, there is something called a word called selective, and there is another word called preferential. अब स्पेलिंग में टी है या सी है वो तुम देख लेना, क्या वो टी होता है ना, कोई बात टी लगा दो, चलो लगा दिया मैंने। प्रेफरेंशियल, अब ये प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? मैं किसी स्पेसिफिक के लिए यूज करता है, प्रेफरेंशियल में किसी एक को प्रेफर करते हैं दूसरे की प्रेफरेंस, फर्क क्या? सिलेक्टिव में दूसरे को नहीं करेगा चाहे पहला हो या ना हो, सिलेक्टिव अब प्रेफरेंशियल में कर सकते हैं। जैसे आपका दोस्त था उसने रात में चावल खा रहा था, नहीं वो सिला चावल था, गोल्डन सिला चावल, याद आ गया? हाँ एग्जैक्टली। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज प्रेफरेंशियल, मतलब कि इफ यू हैव लॉट मेनी गैसेस देन इन दैट केस ऐसा कुछ नहीं है कोई गैस नहीं होगी, हर गैस का एक पर्टिकुलर लेवल है कि ये गैस ज्यादा होगी ये गैस कम होगी, लेकिन होंगी सारी। And the preferential order of the gases can be actually determined with their van der Waals constant A. Van der Waals constant A talks about the attractive forces between the substances. तो जितना ज्यादा van der Waals constant A होता जाएगा, यानी कि more easily a gas is liquefiable, more easily it is absorbed. Yeah. This is what we have as physical adsorption. Physical adsorption is preferential. On the other hand, the chemical adsorption is selective.
सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर गैस के साथ एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरे के साथ होना ही नहीं है. So that is what we have selective. So chemical adsorption is selective. Further, there is another thing, the single layer and multi-layer. इसके अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप ड्राइव करते हो इस मौसम के अंदर, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर अगर आप ड्राइव करते हो, देन इन दैट केस गाड़ी के शीशे पे फॉगिंग शुरू हो जाती है. फॉगिंग एकदम से नहीं होती, उसके अंदर टाइम लगता है. पहले एक लेयर बनता है, फिर उसके ऊपर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है. पहले लेयर के लिए ग्लास इज द एब्जॉर्बेंट, लेकिन दूसरे लेयर के लिए वाटर वेपर इटसेल्फ बिकम्स द एब्जॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास. और इस तरीके से फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड हो जाता है. अगर पहले लेयर को आप डिफरेंट भी मान लो, क्योंकि जैसे ग्लास के ऊपर वाटर का वेपर बना, तो वो ग्लास और वाटर के बीच में अट्रैक्टिव है, एंड देन यू कैन से दैट. अब उसके आगे जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो, देन इन दैट केस वाटर ऑन वाटर, वाटर ऑन वाटर, वाटर ऑन वाटर, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चलता चला जाता है. अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन्स द सेम. तो इट इज मल्टी लेयर्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर हो सकता है, दूसरा लेयर नहीं हो सकता. जो आपने एक लेयर बना दिया उसके ऊपर फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद आपने जो दूसरा लेयर बनाया ऑक्सीजन का, देन इन दैट केस इट्स नॉट बी केमिकली अटैच्ड, फिजिकली हो सकता है. So that's another difference. The physical adsorption is multi-layered, while chemical adsorption is always single layer. Fine. इसमें कुछ confusion है? So that's what we have as a difference between physical and chemical adsorption. Okay. Now we talk about the adsorption isotherms. Now we are going to talk about the adsorption at a constant temperature rather than constant pressure. Now, for the adsorption isotherms, they were first of all observed by Freundlich. So we talk about them as Freundlich isotherm. Freundlich isotherm के अंदर बहुत सिंपल सी बात उसने ये की, he observed. देखो जो Freundlich isotherm है, that is an observation. That is not a formula. What he observed was that यहां पर हमने लिया something like again x by m. यहां पर हमने ले लिया pressure and temperature remains a constant. And very obviously अगर आप temperature बदलोगे तो ये बदलेगा graph. What he observed was the graph went something like this. This is how the graph went. अब इस ग्राफ के अंदर he could identify specifically three regions. एक region यहाँ से यहाँ तक है, एक region यहाँ से यहाँ तक है, और एक region इसके आगे है. Let's say this is the region 1, let's say this is the region 2, and let's say this is the region 3. अगर हम region 1 की बात करते हैं, तो here he found that x by m is directly proportional to pressure. अगर हम region 3 की बात करते हैं, तो we find that x by m is directly proportional to pressure raised to power 0. लेकिन अगर हम second region की बात करते हैं, तो he find that x by m is proportional to decreasing powers of p. Clear? ये एक सीधा सीधा कर्व नहीं है जिसका एक फॉर्मूला है. इस कर्व के अंदर हर जगह स्लोप बदलती चली जा रही है. कर्व में तो खैर बदलती है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं ला पाएंगे, ये n की वैल्यू अलग है. ओके, तो यहाँ पर it was n is 1 to infinity. So that is what the observation of the Freundlich isotherm is. ये एक experimental ग्राफ है. अब जब हम इसकी बात करते हैं, सवाल ये आता है कि ये ग्राफ ऐसा ऑब्जर्व क्यों होता है. I think you know the answer. Why do we get the same region 1, then we get 2, and then we get 3? क्यों है भाई? इससे पहले तो इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि अब इसे आप इक्विलिब्रियम से भी बोल सकते हो.
यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट है और दूसरा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट। इनिशियली सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज अ ह्यूज वैल्यू। तो जैसे जैसे आप अब वहां पे जो है इक्विलिब्रियम बिकम्स डिपेंडेंट ऑन ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेट। जैसे जैसे आप एब्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट एट सर्टेन टाइम जो सरफेस है वो धीरे धीरे कंज्यूम होता जा रहा है, तो सरफेस आल्सो इज गोइंग टू बिकम लिमिटेड। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ और सरफेस कम होता चला जाएगा। तो एक फैक्टर उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फैक्टर उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ डिक्रीजिंग इंक्रीज। So it does not remain a straight line. The increment is decreasing with every increase. And then at certain time it so happens that the entire surface is completely consumed. And beyond that, if you increase the pressure, it can only be exchanged, it won't be increased. And that's why it becomes a straight line independent of pressure. अब एक बहुत बहुत important बात, ये ग्राफ valid सिर्फ तब हो सकता है when we are considering single layered adsorption. क्योंकि वो जो सरफेस का लिमिटेशन है वो तो सिंगल लेयर में ही आएगा, मल्टी लेयर में तो सरफेस का लिमिटेशन ही नहीं। एक लेयर बन गया तो क्या हो गया, उसके ऊपर दूसरा बन जाएगा। The Freundlich adsorption curve depends only when can be validated only when we are considering single layered adsorption, and that is why mostly we say that Freundlich adsorption curve is valid for chemical adsorption because that is single layered. Physical adsorption को आप कभी single layered रख नहीं पाएंगे, वो multi layered हो ही जाएगा। Is it clear? तो दैट वाज Freundlich adsorption curve। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इन सारे के सारे इक्वेशंस के लिए, ये सारे के सारे पार्ट्स के लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं। वी टेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इसके अंदर अगर मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ तो आई कैन इवन टॉक अबाउट द इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे आएगी? वी कैन हैव x by m is equal to k p raised to power 1 by n। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, तुम्हें किसी किताब के अंदर किसी जगह के अंदर n भी दिया जा सकता है rather than 1 by n, बट बात खत्म हो गई, वो 0 to 1 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू बी केयरफुल, वो n क्या पूछ रहे हैं, वो इक्वेशन दे के n पूछेंगे, और अगर इक्वेशन दिए बिना पूछ लिया तो कंसीडर इट 1 by n, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ओके, तो दिस इज एक यहाँ पे। अब इसका हम ले सकते हैं प्यारा सा लॉग। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट ई नहीं है, लॉग ले लीजिए एंड यू गेट log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. For a specific value of n, it is going to become a straight line. Okay. You may consider this is something like a tangent at a specific point. ये जो कर्व है ना, ये एक्चुअली बहुत सारी कर्व्स है। It is p raised to power 0.5, p raised to power 0.6, p raised to power 0.7, 0.8, 0.9, 0.1, इस तरीके से चलते चलते बड़ी सारी कर्व्स है। ठीक है ना। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस वाले का, then in that case the graph can be easily actually made. ठीक है, और यहाँ पे आपने log x by m प्लॉट कर रखा है, तो दिस पार्ट would be log k and this the slope is 1 by n and this obviously is log. Okay. So that is what we have as the graph. Now this was what we call as Freundlich adsorption curves. अब देखो ये जो Freundlich adsorption curve है, Freundlich isotherms, they only are observation. It doesn't give the equation to draw the graph. ये graph से derivation है. Now there was another scientist who actually gave the equation to draw the graph, and that was Langmuir. तो Langmuir की बात अगर हम करते हैं तो here we have Langmuir. Langmuir gave the equation to draw the graph. Clear? उसने कहा कि अगर हम इस कर्व की बात करते हैं तो we can say x by m is equal to ap upon 1 plus bp. Let's say we have this equation.
where A and B are constants. अब मुझे ये नहीं पता कि A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट है क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम उस चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, बट A and B are constants. अब उसने ये कहा कि if we have at low pressure, if we have a low pressure, then BP becomes very small as compared to 1. So X by M simply becomes equal to AP. Now this is a straight line passing through the origin. No confusions. At moderate pressure is the one where we can't neglect 1 as well as BP. So as we are going to increase the value of pressure, it is going to become a curve क्योंकि denominator बढ़ता चला जाएगा, numerator उतना थोड़ा सा नहीं बढ़ रहा. So what we get at moderate pressure, it is going to be X by M is equal to AP upon 1 plus BP. And at high pressure, 1 is going to become negligible in comparison to BP. And so X by M is going to become equal to AP upon BP, where P and P gets cancelled out, and we are going to end up with A by B, since A and B both are constant. So A by B also is a constant. So it becomes a straight line. So here we get the curve as and we get the curve as, here it goes, a straight, here it goes a straight line, then it goes again a straight line, and in between there is a small region which is a curve. So that's what we have as the Langmuir adsorption curve. This is theoretical and this is experimental. Fine. Clear? Yes. Okay. What is activated charcoal? इसमें सरफेस एरिया बहुत हाई है, उसमें 6 इसमें से तुमने किए थे. उसमें से एयर को निकाला गया है, मतलब फैक्ट्री बंद है. नहीं, porous How is it different from charcoal? Charcoal itself is porous. Any specific method of preparing it? मतलब जैसे उसके अंदर पहले वो मॉइस्ट था. पानी डालो. तो आपके घर में जो आरओ है उसके लोग एक्टिवेट चारकोल मॉइस्ट नहीं होता. वो चारकोल को हीट करते थे, हमें याद कि कैसे हीट करते थे. कैसे हीट किया? किसी भी तरीके से हीट कर दो. चारकोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 डिग्री है. डिस्ट्रक्टेड डिस्टिलेशन हुआ जो मुंह से तो चारकोल बन जाता. तो जो उसमें जो बीच की चीजें थी वो रह गई निकल. बात ये होती है कि जब हम किसी वुड का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, then most often water is released and many other gases also. Most often we take wood and we talk about carbohydrates. Carbohydrates की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको हीट किया जाए तो उसमें वाटर वेपर्स निकल जाते हैं और वो कार्बन बच जाता है. और वो पूरा का पूरा जो कार्बन स्केलेटन है वो एज इट इज इंटैक्ट रह जाता है, स्पेसिफिकली इन द वुड. तो वही बात है ना, जब हम बात कर रहे थे स्पॉन्जी आयरन की, तो स्पॉन्जी आयरन में भी हमने यही कहा कि उसके अंदर जब वो आयरन गिर रहा है, देन इन दैट केस वहां से सारा का सारा जब ऑक्सीजन हमने निकाल दिया तो आयरन का स्केलेटन बच गया. नाउ इट हैज अ ह्यूज सरफेस एरिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी आयरन. इन द सेम मैनर अगर मैंने वुड को, कोल को अगर हीट किया, देन इन दैट केस उसके अंदर से सारा का सारा जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो निकल गए, वाटर वेपर निकल गया एंड कार्बन स्केलेटन रिमेन्स. नियर अबाउट अगर हम 300 350 डिग्री पर अगर वुड को हीट कर दें या कोल को हीट कर दें तो इट बिकम्स चारकोल. और कोक, वुड कोल से जो बनता है उसको कोक कहते हैं, वुड से जो बनता है उसको चारकोल बोलते हैं. अब इसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन बचा हुआ है, मतलब ये गैसेस तो बन गई, वो डिस्ट्रॉय तो हो गया, बट स्टिल सर्टेन गैसेस आर स्टिकिंग ऑन टू द सरफेस. तो सरफेस पूरी तरह फ्री नहीं है.
Now what we do is we heat it to a temperature of something like 1000 degrees Celsius. अभी जो gases इसके ऊपर attached है, they are not attached chemically, they are attached physically. तो जब हम उसको 1000 डिग्री पर हीट करते हैं तो सारी की सारी gases उसके ऊपर से निकल जाती है, surface becomes free. Now that is what is termed as activated charcoal, and that is the reason why it has a huge surface area present for absorption. इन पे स्टोर कैसे एक्टिवेटेड चारकोल में ये है ना कि उसके अंदर कोई एब्जॉर्ब गैसेस नहीं होनी चाहिए, फिलहाल तो नहीं है, आगे तो फिर स्टोर कैसे? स्टोर करने की क्या जरूरत है? वैसे तो उसको वैक्यूम, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है. और जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, आर्गन की, so these are not the gases which are absorbed very effectively. As you know that physical absorption is preferential, so there is a possibility कि अगर कोई और गैस आती है तो वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को आराम से डिस्प्लेस करके उसकी जगह एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, अदर गैसेस आर. तो उसको सीधा सीधा जब भी देखो, अब एक्टिवेटेड चारकोल अगर कहीं पे स्टोर करने की बात आती है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर. हम ये नहीं चाहते कि वो रहाते चलते. वही बात है ना कि अगर कोई जब बंदा मर रहा है, हमें किसी और के जगह जाना है, तो हम उसको एयर टाइट करके जाएंगे कि यहाँ से पॉइजन को एब्जॉर्ब ना कर ले. दैट्स व्हाई लाइक दैट. कोई दिक्कत नहीं. ओके, so that's what we have as activated charcoal and that's what we use as absorbent. अब देखो, as such तुम्हारे कोर्स में ये तो नहीं है कि हम किसी और एब्जॉर्प्शन की बात करें, let's say absorption of something from a liquid, from a solution. लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं कहना चाहता, तुम आप समझ सकते हो तुम क्या हो. तो तुम पंखे लिए बिना मानोगे नहीं. तो वहां पे हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन. जब एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बात है जो हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी वाटर प्योरीफायर्स हैं उन सब के अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सब में कार्बन कैंडल जरूर होती है. चाहे वो आरओ है, चाहे वो यूवी वाला है, चाहे वो टैंक फिल्टर है, चाहे वो प्योरेट हो गया, चाहे उसमें कुछ भी हो, उसमें सब में एक्टिवेटेड चारकोल जरूर है. Now what that activated charcoal does, जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी के अंदर कुछ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, डिसॉल्व कलरिंग मैटर और स्मेलिंग मैटर है. Now smelling and coloring matter are all huge organic molecules, and because they are huge organic molecules they have a tendency to get absorbed more effectively as compared to water. तो जब एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पर से या एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू जब हम इस पॉल्यूटेड वाटर को रिमूव करते हैं, then in that case these dissolved impurities are removed from activated charcoal. ज्यादा लार्ज साइज से क्या फर्क पड़ता है? Van der Waals forces. ठीक है, तो वो तो फिर उस अच्छा नहीं ठीक वही बोल रहा नहीं नहीं समझा. जैसे ठीक है. Okay, now that's how the water purifiers work. अब आई थिंक देखो, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अबाउट नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. इसे एक पैराग्राफ क्वेश्चन की तरह बनाया जा सकता है, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है. कारण ये है कि मैंने इसे झेला है. हुआ ये कि हमसे कहा गया टू स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल. ओके फाइन, हमें ये ग्राफ बनाना था विद रिस्पेक्ट, जैसे कि एक बार देखो यहाँ पे जैसे हमने एक ग्राफ बनाया ना गैस का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, उसी तरीके से हम लिक्विड के लिए ग्राफ या सॉल्यूशन के ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन बना सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे P की जगह C आ जाएगा और कोई सब कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. So we wanted to change, we want to see the graph, or in fact we were talking about not about this region. इस region की बात हम नहीं कर रहे थे. We were talking about only this region. जब हम इस region की बात करते हैं, then in that case what we did was हमने एक concentration लिया, let's say हमने 1 molar concentration of oxalic acid लिया, और हमने अलग-अलग reagent bottles ली. हर reagent bottle के अंदर हमने 2 ग्राम वो activated charcoal डाल दिया, यानी कि 6 रिएजेंट बॉटल्स ली, 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम डाल के फिर उसके ऊपर हमने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन डाला. अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, पहली बॉटल के अंदर हमने डाल दिया 100 मिलीलीटर 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. दूसरी हमने क्या किया, 80 मिलीलीटर ऑक्सैलिक एसिड डाला, 20 मिलीलीटर वाटर डाल दिया.
इजी के अंदर 60 मिलीलीटर 40 मिलीलीटर कंसंट्रेशन कम कर दी क्लियर लास्ट बॉटल के अंदर द कंसंट्रेशन बिकेम अराउंड 110 ओके अब मुझे इतना याद नहीं कि हमने 1 मोलर लिया था या 0.1 मोलर लिया था बट दैट वाज द कंसंट्रेशन नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जब हमने बात की 1 मोलर सॉल्यूशन की तो 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर एक्सपेक्टेड एक डिक्रीज आ गया पॉइंट फिर उसके बाद आ गया 0.8 मोलर उसमें भी एक एक्सपेक्टेड डिक्रीज आ गया 0.6 में भी एक्सपेक्टेड डिक्रीज आ गया 0.4 में भी एक्सपेक्टेड डिक्रीज आ गया पर जब हमने 0.2 की बात की या 0.1 की बात की then in that case we were shocked a bit the concentration actually increased it turned out to be more than what it should be at that moment I could not realize मेरे टीचर से पूछा था तूने absorb तूने एक कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी होगी तूने कहीं मेजरमेंट में गलती कर दी होगी थोड़ा सा चेंज कर दे मैंने कहा ठीक है चेंज करना तो आते ही पहला चैप्टर होता है लैब के मैनुअल का मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशंस तो आता था वो तो मैनिपुलेट करना ये बीएससी के ऊपर थर्ड ईयर हमने मैनिपुलेट भूल गया उस बात को दिमाग में नहीं रहा पता है ये ऐसा आता है इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा बात तो बाद में पढ़ाना शुरू किया then I realized that I had actually done correctly अच्छा लगता है ना जब आपको पता चलता है मैंने तो ठीक किया था वो एक्चुअली करेक्टली की बात यहाँ पर ये आई थी that what happens is that there is a competition preference between oxalic acid and water. Oxalic acid is more preferentially adsorbed, but as we decrease the concentration of oxalic acid, उसकी preference कम होती चली जाती है. Water concentration increase होता चला जा रहा है as compared to oxalic acid. In fact, हम ये मान सकते हैं कि water concentration constant है. Oxalic acid का change होता चला जा रहा है. तब जब oxalic acid का concentration काफी कम हो गया, then in that case, activated charcoal rather than absorbing oxalic acid, it absorbed water. Okay. अब उस केस में हुआ ये कि जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा then in that case it's going to decrease the concentration of water amount of water and actually oxalic acid concentration is going to increase in fact ये कह सकते हो कि oxalic acid पानी के एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पे ना आकर पानी ही आ रहा है the phenomenon in which the concentration of the solute on the surface of adsorbent is greater than its concentration in the solution is called positive adsorption now this has a normal effect of adsorption decrease in concentration and so on but when the concentration of solute is less on the surface of adsorbent as compared to the solution. That means solvent is effectively being removed from the system and that is termed as negative adsorption. And that actually leads to an increase in concentration. Clear? So that's the end of something called adsorbent. Adsorption. कुछ पूछना है अच्छा बच्चा है आज किताब लेकर आया ये कॉलर्स देख रहा भाई तू हाँ बोल ये as the adsorption proceeds delta become less and less negative कैसे डेल्टा एच अरे भैया कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी जो रिलीज होती चली जा रही है वो तो कम होती चली जाएगी ना अरे हर रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम आता है इक्विलिब्रियम आ गया ये वो कह रहा है कि वो कैसे आएगा मतलब surface will not have a tendency to absorb भाई जितना ज्यादा वो अटैच होता जाएगा वहां पे एंट्रोपी का जो डिक्रीज है वो और ज्यादा होता चला जाएगा और ज्यादा रेगुलर होता चला जाएगा पहले तो जब जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं एक क्लासरूम में उनको वहां से उठा के बुला के बिठा दिया जैसे प्लेग्राउंड से बिठा दिया लाके 10 बच्चे हैं ये जो क्लासरूम बहुत बड़ा है तो वो 10 बच्चे फिर क्लासरूम में भी रैंडम बैठे हुए लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होता जाएगा दे हैव टू गेट इनटू अरेंजमेंट the decrease in entropy is not going to remain the same तो डेल्टा एच में चेंज कैसा आया डेल्टा एच में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉन्ड कम बन रहे हैं बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना होता चला जा रहा है
और फर्दर एक और बात ये होती है कि जब हमारे पास एक सरफेस है उसके ऊपर अगर हमने यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, इनकी बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट है। लेकिन जब उनके उसको टाइटली पैक करते चल जाएंगे, देन इन दैट केस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन देम, वहां पर भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना उसको ओवरकम करने के लिए। अच्छा, तो फिर तो डेल्टा एच एज सच डिक्रीज होता चला जाएगा। वैसे ये स्टेटमेंट फालतू की है, ये प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन ये है जो मैं दे रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, और कोई रीजन बन सकता है क्या? वरना जो बॉन्ड बन रहा है, अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो उसकी एनर्जी तो सेम ही रहनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि बॉन्ड जो बन रहा है उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। क्लियर? और ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी का चेंज बढ़ता चला जा रहा है, तो वो तो यही बात हुई है ना जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर ज्यादा पार्टिकल्स को अरेंज करोगे देन इन दैट केस दे हैव टू गेट ऑर्डर्ड। कम पार्टिकल फिर डिसऑर्डर्ड रह सकते हैं, तो वहां पे एंट्रोपी का चेंज कम है, इवन इफ दे हैव बिकम फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड और सॉलिड। लेकिन जैसे जैसे वो पार्टिकल ज्यादा होते चले जाएंगे, एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होता चला जाएगा, एंथैल्पी का चेंज कम होता चला जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। And as that happens, delta H is going to decrease, T delta S is going to increase, and so that they are going to become equal, and delta G is going to become zero. क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनाने में कोई फायदा नहीं हो रहा। So that is how we get an equilibrium. ये लाइन एक और थी क्या? In general, easy liquefiable gases that is at higher critical temperatures are readily absorbed as van der Waals constant forces are stronger than. क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? van der Waals forces are stronger than the critical temperature. नियर नहीं है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। तो और जैसे एक मिनट सुन, इसका पर्पस क्या है? हमने गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, मतलब कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेपर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेम्परेचर व्हिच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तभी हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, नहीं तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इट इज गोइंग टू सिंपली लिक्विफाई। फाइन, तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंसीडर कर लिया, मे बी 100 डिग्री सेल्सियस, मे बी 50 डिग्री, व्हाटएवर इट इज। क्लियर? इट इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब जैसे जैसे गैस का वैन डेर वाल्स कांस्टेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, उसका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता चला जाएगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता चला जाएगा। हमने टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम तो कांस्टेंट रखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, and more near it is going to become the critical temperature, more would be the effect of the attractive forces. अरे भैया क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर इज something like 8a upon b 27b b square, 8a upon 27b square, यही तो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पे जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, then in that case जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी तो बढ़ती चली जाएगी। Now the given temperature becomes near to the critical temperature. Frankly speaking, जिस गैस के अंदर A की वैल्यू ज्यादा है, उसी का तो critical temperature ज्यादा है। तो nearer is the temperature, given temperature to the critical temperature, more would be the effect of attractive forces. ये थोड़ा सा उन्होंने उल्टे तरीके से दे दिया है। उन्होंने ये दे दिया है कि जैसे तुम क्रिटिकल टेम्परेचर के पास आते चले जाओगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर इस टेम्परेचर के पास आता चला जाएगा, इट इज कमिंग टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर नियर टू बिकॉज ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो इट इज अदर वे, कॉज एंड इफेक्ट इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा इसलिए क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा है, और ये कह रहे हैं कि वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा इसलिए है बिकॉज वी आर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई कंफ्यूजन इसमें? दिक्कत क्लियर? So that is what we have as the factors, और हमने सीधा सीधा इसकी बात की, किसकी बात की? Absorption. Fine. Now we get along with something called the colloids. Questions है ना? एक घंटा हो गया ना? Let's talk about something called the colloids.
जब हम colloids की बात करते हैं तो please understand that colloids is not another substance, it's simply another state of division of the substance. Okay? You may term colloid as a state of the substance. Fine. अब हमारे पास जब colloids की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं solution. दूसरी टर्म हमारे पास आती है नीचे एक सस्पेंशन, और तीसरी स्टेट हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं colloid. तो colloid is a state in between solution and suspension. क्या पता है इसके बारे में? फटाफट बताते चले जाओ जिससे कि मैं उसको रिपीट ना मारूं. सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे होते हैं और देखो जब हम वो किसी विजिबल लाइट में नहीं करते. देखो सीधी सी बात है कि जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट इज लिक्विड, हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ लिक्विड. ओके, अब वो लिक्विड है, अगर जो पार्टिकल हम उसके अंदर डिस्पर्स कर रहे हैं that also has a particle size of near about 10 angstrom, then in that case it's going to be dissolved. Dissolve हो जाएगा. अब जब हम इसके थ्रू लाइट पास करेंगे then in that case 10 angstrom is too small, it is not going to be visible in the visible light, and further visible light is going to move through it as if there is no obstruction. Okay? That is what we call a solution. Colloids, जब पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से करीबन 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, then in that case the size is large enough to disperse the light, but it is small enough not to be seen. So this is homogeneous नहीं heterogeneous. Because light is able to distinguish between the particles. The colloids are heterogeneous, they are not homogeneous. Colloids and suspensions are heterogeneous. Clear? Suspension is the next stage. That is, the particles itself become visible. जो गैस और गैस का है वो कोलॉइड कभी नहीं बनते, हमेशा हमेशा सॉल्यूशन होता है. गैस एंड गैस इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. ये गैस के पार्टिकल का साइज हमेशा 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा. ओके, अगर कोलॉइड्स होता है तो इन दैट केस इट्स कॉल्ड सॉलिड इन अ गैस. 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा पार्टिकल इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ लिक्विड, इट्स नॉट कंसीडर्ड टू बी अ, इट कुड बी अ लिक्विड बट इट कांट बी अ गैस. So that's what we have as suspension colloids. अब यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. I think you remember it. What's Tyndall effect? The scattering of light. ठीक है. The substance which make the path of light passing through them visible due to the scattering or dispersion of light are called, they show the Tyndall effect. Now, Tyndall effect is shown by colloids as well as suspension. The difference between the Tyndall effect of the two is that in case of the colloids, only the path of light becomes visible. In case of suspension, even the particles become visible. Okay. तुमने ये चैप्टर किया हुआ है ना? याद नहीं है, पर किया हुआ है. नहीं ऐसे सिर्फ एब्जॉर्प्शन तक का ही करा. colloids नहीं किया. मतलब colloids का बस इंट्रोडक्शन करा था, उसके बाद कुछ नहीं करा. और कैटालिसिस भी करा था. पर ऐसे क्यों हुआ? मैं नहीं करवा पाया था या किसी और ने करवाया? फिर टाइम खत्म हुआ था तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर ली थी. ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं. तो हमने टिंडल इफेक्ट की बात कर ली. व्हाट एग्जैक्टली इज टिंडल इफेक्ट? हमने वो भी नहीं किया था, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. मतलब जो भी फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे थे. होता रहता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द टिंडल इफेक्ट. अब जब हम इन colloids की बात करते हैं तो colloids हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ colloids है. 3 तरह की क्लासिफिकेशन. पहला क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द डिस्पर्शन मीडियम इज एंड व्हाट द डिस्पर्स्ड फेज इज. colloids में एक बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर कोई पंगा ही नहीं है सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन करने का. सीधी सीधी बात ये है कि whichever part substance is in excess amount, more amount is called the dispersion medium, and whichever is in a lesser amount is called the dispersed phase. कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास कई तरह के colloids हो जाते हैं on the basis of the dispersion medium and dispersed phase. अच्छा, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, दो चार एक टर्म और भी याद आ गई.
One is called colloid and another one is called crystalloid. Now colloids and crystalloids, they differ from each other in their solubility in the dispersion medium. A substance which is soluble in the given dispersion medium is termed as crystalloid. A substance which is soluble in a given dispersion medium is termed as crystalloid. Soluble का मतलब ये होता है any substance which is capable of forming a concentration of 0.1 molar or greater. That is termed as soluble. ऐसे सारे substance जो 0.1 मोलर या उससे ज़्यादा concentration बना सकते हैं उनको बोला जाता है crystalloids. एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, crystalloid की definition इस बात पर डिपेंड करेगी कि dispersion medium क्या है. अगर आप dispersion medium पानी लेते हो तो sodium chloride is going to be crystalloid. While if you take it as benzene, sodium chloride is not going to be a crystalloid. तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं बन गया. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. तो सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइन में क्या अंतर है? बेटा यही चीज बता रहा हूँ, टेक्निकली बता रहा हूँ, बात में घुमा नहीं रहा हूँ. मैं एक ही चीज को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. A substance which forms a solution is termed as crystalloid. बात खत्म. Is it okay? But a substance which does not form a solution, that forms a colloid. अब मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो सब्सटेंस आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, which is capable of forming a concentration of 0.1 molar or greater, is termed as a crystalloid. It is not going to form a colloid. Sodium chloride का colloid पानी में नहीं बनेगा. Okay, ग्लूकोज का colloid पानी में नहीं बनेगा, सुक्रोज का colloid पानी में नहीं बनेगा, because they are capable of forming a concentration of more than 0.1 molar. On the other hand, a substance which is not able to form a concentration of 0.1 molar in water, in fact 0.01 से भी कम बनाता है, which are not soluble, frankly speaking not soluble. शुगर्स का बन नहीं जाएगा. शुगर का नहीं बनेगा, शुगर्स का बन जाएगा. टर्म फर्क है. शुगर इज डिफरेंट, शुगर्स आर डिफरेंट. शुगर इज सुक्रोज, शुगर्स आर ऑल कार्बोहाइड्रेट. तो फिर ग्लूकोज का नहीं बन सकता. ग्लूकोज का नहीं बनेगा, ग्लूकोज का नहीं बनेगा, सुक्रोज का नहीं बनेगा, फ्रक्टोज का नहीं बनेगा, मोनोसैकेराइड्स का नहीं बनेगा, पॉलीसैकेराइड्स का बन जाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स का बन जाएगा. ग्लूकोज का क्यों नहीं बनेगा? And yeah, glucose is highly soluble in water. अब तो सॉल्यूशन बन जाएगा ना. हाँ तो सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉलोइड थोड़ी ना बनेगा. अच्छा ठीक. यही तो बता रहा हूँ मैं. मुझे लगा आपने ऐसा कहा कि वो सॉल्यूशन. मैंने बिल्कुल सीधा बोला इस बार. ठीक है. ठीक है. ओके सो तो हम कॉलोइड्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज. जब हम डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है. लेट्स से वी हैव द डिस्पर्शन मीडियम as gas, and then we have dispersed phase, and then we have the name of this colloidal system. Okay, when a dispersion medium is gas, dispersed phase, obviously it cannot be a gas, because gas and gas always form a solution, they do not form a colloid. तो हमारे पास dispersed phase में we can have a liquid, okay, or it could be a solid. In both these cases, these are called aerosol. Okay. Our examples are fog, smog. दोनों ही हैं. Even smoke, fog, smog, smoke. These are aerosols. They are smoke and smog. They are solid particles dispersed in a gas. Fog is liquid dispersed in a gas. स्मोक और फॉग. अच्छा. सर इसको उल्टा लिख सकते हैं. फेस पहला मीडियम बाद में. चलो ठीक है. क्या फर्क पड़ता है? बुक खोल ले, बुक खोल, उसमें लिखे हुए हैं, पूरा टेबल बना हुआ है. स्मोक दोनों में मतलब वो लिक्विड भी नहीं है उसमें स्मोक. But it's more like a solid. Smoke plus fog हो गया ना. So it's more like a जो particles हैं, ये देखिएगा. ये रहा गैस, लिक्विड. ये अच्छा इसमें उल्टा लिखा हुआ है. डिस्पर्स फेज पहले लिखा हुआ है, डिस्पर्शन मीडियम बाद में लिखा हुआ है. ठीक है. ठीक है, एक बार फटाफट से देखो. जो गोल्ड सॉल होता है उसमें गोल्ड विजिबल नहीं होते कई बार. गोल्ड पार्ट जो गोल्ड सॉल होता है
उसके अंदर कई बार गोल्ड पार्टिकल विजिबल नहीं होते। Have you seen gold salt? फोटो मैम गोल्ड सॉल्ट तुमने कहाँ देखा है? मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं शायद से उसकी फोटो देखी थी जिसमें थोड़े ऐसे गोल्डन कलर के ऐसे डिस्पर्स, शायद से देखी, गलत भी हो सकती या शायद से नहीं। है। वो तो शायद से कुछ और था, वो शायद से कुछ लेड या किसी और चीज से बनता था, और वो क्या बनाना चाह रहा है बेटा? पता जहां नहीं। तक मुझे गोल्ड सॉल्ट का पता है, आई हैव सीन द रूबी ग्लास, वो मैंने देखा है। कुछ जो हाई क्वालिटी की बॉटल्स होती हैं, जो आप वायलेट से पर्पल से कलर की जो बॉटल होती है, दैट इज टर्म्ड एज रूबी ग्लास। नाउ रूबी ग्लास हैज गोल्ड डिस्पर्स्ड इन ग्लास एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट कॉस्टली। तो वो एक यूनिक सा ग्लिटर होता है उसका, वो है गोल्ड डिस्पर्शन। तो गोल्ड का जो कॉलॉइड होता है दैट इज पर्पल कलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैशियस, दैट्स व्हाट द नेम ऑफ इट इज। तो यहाँ पर जो बात है, जो कोलॉइड्स का कलर होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोलॉइड्स का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज दे हैव। तो जिसका जितना पार्टिकल साइज होता है उसके हिसाब से कलर चेंज होता जाता है। जैसे सल्फर कोलॉइड एक कलर का नहीं होता, ये मिल्की भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। तो इस तरीके से ये कोलॉइड का साइज कलर तो ये है। और पार्टिकल अगर नजर आ गया तो वो कोलॉइड कहाँ रह गया, फिर तो वो सस्पेंशन बन गया। या तुम गोल्ड ग्लिटर सस्पेंडेड इन वाटर की बात कर रहे हो, जैसे गोल्डन ग्लिटर होता है जो लोग मेकअप के अंदर यूज करते हैं, उस ग्लिटर को पानी डाल के ऐसे कर दो तो स्वर्ल कर जाता है, फिर उसके अंदर लाइट शाइन करोगे तो पार्टिकल्स नजर आ जाते हैं। तो वो कोलॉइड कहाँ है? वो तो सस्पेंशन है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और कुछ पूछना है यहाँ पे? क्लियर? अब देखो, जो जेमस्टोन्स हैं दे आर नॉर्मली कोलॉइड्स। देखो हर तरह के जेमस्टोन्स होते हैं, सारे जेमस्टोन्स में कुछ कोलॉइड्स हैं, कुछ आर सॉल्यूशंस, कुछ के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से कलर आ जाता है। सॉल्यूशंस जैसे कि मान लीजिए अगर मैं रूबी की बात करता हूँ, रूबी में क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 होता है इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट रूबी आई वुड से उसके अंदर लाइट की पोजीशन नजर आती है क्या? आई डोंट थिंक सो। देखिए सोचना पड़ेगा कि वो कोलॉइड है, सस्पेंडेड है, डिस्पर्स्ड है, या फिर वो सॉल्वेंट या उसके क्रिस्टल के अंदर पार्ट है वो। बट जहां तक मुझे लगता है वो एक क्रिस्टल का ही पार्ट है, उसके अंदर Cr3+ Cr6+ इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर ऐसा है तो वो पार्टिकल नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर CrO3 का पूरा यूनिट बन के उसके अंदर कहीं कहीं है तो अलग बात। Okay, so that's what we have as the different colloidal systems, depending on the nature of the dispersion medium and the dispersed phase. Then we have further classification. That classification on the basis of the particles which are being suspended, the size of the particle. उसके केस में हमारे पास तीन तरह के colloids आ जाते हैं। एक आ जाता है macromolecular, दूसरा आ जाता है multimolecular, और तीसरा आ जाता है associated। माइक्रोमोलिक्यूलर मतलब नहीं होता। माइक्रो एंड मल्टी इज द सेम। देखो माइक्रोमोलिकुलर अगर तुम वर्ड बात करते हो तो इसका मतलब माइक्रो का मतलब ये हुआ कि द पार्टिकल साइज इज मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द पार्टिकल टू बी इन द colloidal range। तो फिर So it is going to associate together with lot many number of molecules to form a multimolecular particle which is similar to the colloid. Macromolecular is the substance in which each molecule itself is in the colloidal range. तो वो है macromolecular. Associated is a little bit different. गोल्ड मल्टी में आता है। गोल्ड जितने भी मेटल कोलॉइड्स हैं सारे मल्टीमोलिकुलर में आएंगे, क्योंकि मेटल का एक एटम तो इतना साइज का है नहीं कि वो कोलॉइडल रेंज में जाए। जब हम आयनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं वो भी मल्टीमोलिकुलर में आएंगे, जैसे कि अगर सिल्वर क्लोराइड की बात की जाए, फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, सल्फर क्लोराइड की बात की जाए, तो दे आर मल्टीमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर में आ जाएंगे बड़े बड़े कोवेलेंट मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च की बात करो, सेलुलोज की बात करो, प्रोटीन की बात करो, ये आएंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। Is it clear? तो मैक्रोमोलिकुलर इज वेरी मच अंडरस्टूड, मल्टीमोलिकुलर इज वेरी मच अंडरस्टूड। एसोसिएटेड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। Associated are formed by bipolar substances.
बायपोलर सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि हमारे पास लॉन्ग चेन है एक, मोस्ट ऑफन द हाइड्रोकार्बन चेन, और इस चेन के हेड पर हमारे पास एक पोलर ग्रुप लगा हुआ है। वो पोलर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी समथिंग लाइक COO minus, it could be something like NH4 plus, it could be even be simply OH, or it may be something like NH2 even. मतलब it could be any polar group, and that is how this chain is going to become bipolar. अब यहाँ पर क्या है कि this head is solvent attracting, most often water, while the tail is solvent repelling. The solvent attracting species are termed as lyophilic, and solvent repelling species are called liponic, lyophobic. क्लियर? अब यहाँ पे क्योंकि वाटर मोस्टली जो सॉल्वेंट है वो है डिस्पर्शन मीडियम, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। तो दे हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्लियर? इन सारे के सारे सब्सटेंसेस में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन नेम है दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर? इन सारे सब्सटेंस का एक कॉमन नेम है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस का, एंड दैट कॉमन नेम इज सर्फेक्टेंट। The surfactants without fail are bipolar substances which have polar heads and non-polar tails. They are surfactants. Clear? अब यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर हेड के ऊपर, तो दिस आर कॉल्ड एनायनिक डिटर्जेंट्स और एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, कोई चार्ज नहीं है। Clear? Long chain alcohols are non-ionic detergents. They do not have a charge. So these are termed as mild detergents. अगर आप अपने फेस वॉशेस को देखोगे जो कहते हैं माइल्ड फेस वॉश, उसके में कहीं सोप नजर नहीं आएगा, वहां पे अल्कोहल से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये आती है कि वाई आर दे टर्म्ड एज पोलराइड्स। बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड का सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर जब हम इस सब्सटेंस को डालते हैं तो ये सब्सटेंस जो है इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इसके अंदर नहीं जाता। What it does is इसका हेड ऊपर तैरता रह जाता है और इसकी टेल नहीं, इसके टेल ऊपर तैरती रह जाती है और हेड अंदर डूब जाता है। तो सबसे पहले सरफेस को कवर करता है, जो सरफेस को कवर करता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक कर देता है, एंड दैट इज हाउ इट ब्रेक्स द सरफेस टेंशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। ठीक है। दूसरा, अब अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो दैट्स व्हाट हैपेंस कि सरफेस से हटके फिर ये नीचे एक बल्क बना देता है। बल्क के अंदर क्या होता है कि हेड्स बाहर आ जाते हैं बिकॉज दे आर पोलर, और ये टेल्स अंदर की तरफ चली जाती है, तो दे आर हेड्स एंड टेल्स। तो ये 100-200 पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जोड़कर एक स्फीयर बना देते हैं। दिस स्फीयर इज कॉल्ड द एसोसिएटेड कॉलॉइड। अब ये जो बीच में स्ट्रक्चर है दिस इज द नॉन पोलर रीजन। अब अगर हम बात करते हैं, देखो बात सिंपल से समझो, जब हम नहाते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं, तो उसमें जो साबुन और डिटर्जेंट लगाया जाता है तो उसका पर्पस होता है ग्रीस, यानी कि ऑयल को रिमूव करना, मिट्टी को नहीं। मिट्टी साबुन से नहीं रिमूव होती, ये तुम टेस्ट करके देख सकते हो। पानी अपने हाथ पे मिट्टी लगा लो, मिट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर साबुन लगा दो, साबुन मिट्टी के ऊपर वर्क करता ही नहीं है। मिट्टी पानी से साफ होती है, साबुन से नहीं। साबुन हम लगाते हैं टू रिमूव द ग्रीस, द ऑयल, बिकॉज दैट इज नॉन पोलर। वो क्लोथ या हमारे स्किन के साथ चिपक जाता है, वो पानी के साथ मूव नहीं करता, तो उसके लिए हम सोप लगाते हैं। इज इट ओके? सोप आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लिथियम भी यूज करने लगे हैं, पोटेशियम भी यूज करने लगे हैं। पोटेशियम वाले सोप थोड़े माइल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम सोप्स। Detergents are long chain sulfonic acids, and they are even more harsh as compared to normal soaps. Okay. Detergents के साथ ये भी है कि they give the lather even in hard water because they do not form the insoluble scum when they are treated with sodium, magnesium or calcium salts. Is it okay? So that's what we have. सर एक क्वेश्चन था। बोलो। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अरे लेकिन बोलना है। वाटर वो क्यों नहीं बनाता बबल्स और सोप बनाते, जबकि सोप के अंदर सरफेस टेंशन कम। सरफेस टेंशन कम है सोप के अंदर, हाँ ठीक है। वे सोप लेकिन तब भी सोप बबल बनाता है लेकिन वाटर बबल नहीं बनाता।
वाटर के बबल्स बनते हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट जाते हैं, पानी के बुलबुले। वो क्यों? बल्कि वो वाटर वाले ज़्यादा स्टेबल नहीं होनी चाहिए अगर सर्फेस टेंशन ज़्यादा है। एक्सेस प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा ज़्यादा? तो फिर ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाएगा, तो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा? सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो फिर बबल ज़्यादा टूटने को ट्रेंड नहीं करेगा? बनने को ट्रेंड नहीं करेंगे। देखो बेटा, जो मैं रीजन अभी बता रहा हूँ ये मैंने अभी अभी बताया है। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है नहीं, ऑफ कोर्स गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि आप बबल जब बनता है देन इन दैट केस इट्स अ थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब ये है कि पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रादर देन मोर। जिस केस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उस केस में it is going to try to be with near to more number of particles. Removing it from more number of particles would require more energy. So water would prefer to be with water molecules, more number of water molecules rather than be separated out. सोप का थिन लेयर बनाया जा सकता है क्योंकि उसकी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स उतना नहीं है, बाकी में मुश्किल होगा। देखो ये मेरा एक अंदाजा है जो मैं बोल सकता हूँ। तो ऑयल के बबल्स और भी कम बनते हैं? ऑयल के बबल्स बनते हैं, वाटर से तो ज्यादा ही बनते हैं। ऑयल के बबल्स बनते हैं, वाटर से ज्यादा बनते हैं। कम नहीं बनते हैं? ज्यादा बनते हैं, ऑयल के बबल्स ज्यादा बनते हैं। क्रॉस रोटेशन के तो ऑयल ही तो यूज हो रहा है बबल्स बनाने के लिए। और यहाँ पे जब हम सोप की बात करते हैं, सोप इज अगेन ऑयल। मैं क्या सोच रहा हूँ? बनते हैं बबल्स। और जो ऑयल स्लिक्स होती हैं, ऑयल स्लीक, ऑयल लीक जो होती है वहां पे बबल्स बन जाते हैं और बहुत स्टेबल बबल्स होते हैं, तो फोड़ना पड़ता है। ये है, ये तो फैक्ट है। अब क्यों है वो सोचने वाली बात है। ठीक है, मैंने तुम्हें एक फालतू का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है जो मुझे इस समय लॉजिकल लगा, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट मेरे दिमाग में अभी तो यही है। ठीक है, in general what we find is the substances which have more attractive forces they do not form bubbles. और एक और बात, the hydrogen bonding substances won't form bubbles. It's more like weak van der Waals forces bonding. बेंजीन के अंदर बबल्स नहीं बन पाते, बट एक और चीज आ रही है, the species which have long chains they form bubbles. Small molecules are not forming the bubbles. लॉन्ग चेन्स वाले बनाते हैं, ग्लिसरॉल में बन जाएगा बबल। विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा है, विस्कोसिटी भी क्या, viscosity is somehow related. Viscosity is somehow related. ठीक है, और एक और बात, who says soap के अंदर attractive forces कम है, डेंसिटी कम है। वीक van der Waal में सर्फेस टेंशन कम है। सोप ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है क्या? नहीं, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन वो वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है। नहीं जो बबल बनता है वो तो सोप सॉल्यूशन का बनता है। बेटा सोप सॉल्यूशन का बनता है लेकिन वो वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक कर रहा है, सोप के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। तो शायद आपका पहला ऑब्जर्वेशन ही गलत है, इट्स नॉट डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस बल्कि ज्यादा ही है। मेरा फिर पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उल्टा पड़ जाता है। तो आई थिंक अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा ही होते हैं। ऑयल के अंदर भी अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा ही हैं। हम सीधा सीधा डेंसिटी पे आ गए, लेकिन सही बात में देखो ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट तो उनका ज्यादा ही है और विस्कोसिटी भी ज्यादा है।
ऑयल इज मोर विस्कस एज कम्पेयर टू वाटर। और अगर हम बेंजीन की बात करते हैं उसकी विस्कोसिटी पानी से कम है, उसके बबल्स नहीं बनते, पानी के नहीं बनते, इथेनॉल के नहीं बनते, ग्लिसरॉल के बन जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बन रहे हैं ना। ठीक है, देखना पड़ेगा। I hope I have been able to confuse you a bit, है ना? हो गए ना कंफ्यूज? पर्पस वही था बस आपको, मतलब है कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। अब क्या सही ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, so these are what we call as associated colloids. अभी जो associated colloids है इनके अंदर एक और important बात ये आ जाती है कि these colloids they are going to be formed only at a specific concentration or higher. अगर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कम होता है तो ये कोलॉइड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सरफेस पे ही रह जाएंगे, अंदर आएंगे ही नहीं। So these colloids are going to be formed only above a specific concentration. Now that specific concentration is called critical micellization concentration. Okay? These are called micelles. Further, ये जब हम मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मिसल्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे इतना कंसंट्रेशन अचीव नहीं होगा। So the minimum temperature below which the micellization does not take place, that is called critical micellization temperature, or in fact it's called Kraft's temperature. This is called Kraft's temperature. Okay, that's what we have talked about the associated colloids. Now we are going to talk about another colloidal system, and that another colloidal system is termed as on the basis of the attractive forces, or the relation of the colloids with the dispersion medium. And very obviously हमारे पास दो नाम आ जाते हैं, lyophilic and lyophobic. ठीक है, the colloidal particles which are able to form an attractive force with the dispersion medium, they are called lyophilic, and which are not able to have attractive force are called lyophobic. In fact, we can say lyophilic are the substances which have similar attractive force as the dispersion medium, and lyophobic are those in which they are different attractive force as compared to the dispersion medium. अब जैसे कि अगर पानी के अंदर आप प्रोटीन्स डालते हो तो प्रोटीन्स आल्सो आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, so that is what we are going to form lyophilic. On the other hand, अगर यहाँ आप डाल देते हो something else, लेट से आप सिल्वर क्लोराइड डाल देते हो, उसको अंदर सल्फर डाल देते हो, सल्फर का क्लोराइड बना दिया, बेंजीन का क्लोराइड बना दिया, तो दे आर गोइंग टू बी लायोफोबिक। इज इट क्लियर? अब लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है? लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर द डिस्पर्जन मीडियम फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइड। यहाँ पे ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। और लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर जब हम देखते हैं तो देखो, जब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, तो टिंडल इफेक्ट आखिरकार होता ही क्यों है? When the light is passing through the system, then in that case it encounters something which is very much different from the dispersion medium, and that is why light shows a large refraction, and that's how the light bends. जब लाइट बेंड होती है, then in that case वो लाइट ऐसे जाते जाते ऐसे निकल जाती है, तो ये पॉइंट हमें ऐसा लगता है जैसे this is the source of light, and that is how we see it as a path of light. अब अगर वो जो पार्टिकल हमने सस्पेंड कर रखा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो नेचर है, वो डिस्पर्शन मीडियम से काफी ज्यादा मैच करती है, तो लाइट की बेंडिंग कम होगी। अगर लाइट की बेंडिंग कम होगी तो टिंडल इफेक्ट कम हो जाएगा। लायोफिलिक colloids show a low Tyndall effect, whereas lyophobic colloids show a large Tyndall effect. On the other hand, जब हम लायोफिलिक colloids की बात करते हैं उसमें बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, तो नेचर ऑफ द सिस्टम बदल रहा है। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में होता ये है कि जब आप लायोफोबिक कोलॉइड डालते हो तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जस्ट ऐसे उसको अराउंड घूम जाते हैं, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाते, एक कैविटी सी बना देते हैं जिसमें वो फिट हो जाता है। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर कोई बॉन्ड टूटते नहीं है, कोई बॉन्ड बनते नहीं है, एंड नेचर में चेंज आता नहीं है।
So lyophobic colloids, although they show a very high Tyndall effect, but they do not show much change in physical properties such as the viscosity, such as surface tension. Lyophobic colloids में वो change नहीं आता. Clear? ठीक है? सर लायोफिलिक में डिक्रीज होगी ना चेंज बोलना जरूरी है, डिक्रीज और इंक्रीज बोलना मुश्किल है. कुछ कह नहीं सकते. मेरे को तो नहीं लगता कि मैं कुछ कह सकता हूँ उस बारे में. ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है. अब अगर हम लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात करते हैं तो लायोफिलिक कोलॉइड्स आर इजी टू मेक. They stay stable for a longer duration, and once settled down, coagulated, they can be reconverted into the colloidal system by just adding more of the dispersion medium and shaking with it, maybe heating with it. That is why lyophilic colloids are also termed as reversible gels or reversible colloids. Okay. जब हम lyophobic colloids की बात करते हैं, very obviously they're difficult to make. They are not very much stable, and once they settle down, they cannot be converted back into the colloidal state. So they have specific methods of preparation. Lyophilic colloids, are most often it is enough to just mix the dispersion medium and dispersed phase and warm up it. Clear? Okay. अब जो lyophilic colloids हैं, they have a capacity to stabilize the lyophobic colloids, and their stabilizing property is measured in terms of gold number. गोल्ड नंबर आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, और है भी नहीं, पता नहीं आ जाता है, लेकिन मेंस में आ जाता है, एडवांस में नहीं आता. तो गोल्ड नंबर इज बाय डेफिनेशन द मिलीग्राम्स ऑफ लायो और मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव colloid to be added to 10 milliliter of a standard gold salt, which just prevents its coagulation when 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added to it. When 1 milliliter 10% sodium chloride solution is added to it. That is what we term as the gold number. अब यहाँ पे एक उल्टी बात देखो, गोल्ड नंबर जितना ज्यादा है प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम है, because it's milligrams of the protective colloid to be added. Is it clear? कोई confusion? Fine. अब Brownian motion के बारे में थोड़ी सी बात करनी है. Brownian motion is a reason for the stability of the colloids. ठीक है ना? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमको सस्पेंडेड रखने में ब्राउनिंग मोशन यूज होती है. चलो आज की कक्षा हम यहीं रखते हैं.